हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के इस आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर में हम मूर्तिकला शैलियां और अजंता एलोरा की गुफाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बातें करेंगे। साथ ही वस्त्र निर्माण कला शैलियां, विभिन्न स्थानों के प्रमुख वस्त्र और कांच की सामग्रियों की बात करेंगे। तो यदि आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं अजंता और एलोरा गुफाओं से। अब इसमें सिर्फ अजंता एलोरा की नहीं बल्कि गुफा वास्तुकला को पूरी तरह देखते हैं। गुफा कला की शुरुआत 321 एडी से 521 एडी के मध्य महामेघवाहन वंश में हुई थी, जिसमें राजा खारवेल ने उदयगिरी की 18 गुफाएं और खंडगिरी की 15 गुफाओं का निर्माण कराया था। यह उड़ीसा में स्थित है। खंडगिरी की मुख्य गुफाओं में ततोवा, अनंत, तैतुली, ध्यान, नयमुनि, वारभुजा, त्रिशूल, अंबिका और ललतेदु केसरी गुफा महत्वपूर्ण है। बात करें उदयगिरी की गुफाओं की तो ये उतनी बड़ी गुफाएं नहीं थीं। उदयगिरी की प्रमुख गुफाएं हैं रानी गुम्फा, हाथी गुम्फा, गणेश गुम्फा, व्याघ्र गुम्फा, स्वर्गपुरी गुफा, पातालपुरी गुफा, पनासा गुफा, ठकुरानी गुफा और बाजाघर गुफा तथा वराह गुफा प्रमुख हैं। ये थी उड़ीसा की गुफाएं। आगे आती हैं गुप्त काल की गुफाएं। यहाँ पर ब्राह्मण, जैन और बौद्ध धर्म को दर्शाया गया था। इन गुफाओं में ब्राह्मण धर्म में भी शैव और वैष्णव धर्म के साक्ष्य ज़्यादा मिलते हैं। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की गुफाएं थीं, लेकिन मौर्यों ने बौद्ध धर्म की अधिकतर गुफाओं का निर्माण कराया था। अब गुप्तों के काल की गुफाएं भित्ति चित्र से युक्त थीं। गुफा की दीवारों पर भित्ति चित्र होते थे। इसमें प्रमुख हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं। अब इन गुफाओं का पहला चरण है 2 ईसा पूर्व से 2 ईस्वी तक। यहाँ पर लकड़ियों का प्रयोग होता था। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित थीं। यहाँ चैत्य विहार बनते थे तथा बुद्ध प्रतीक के रूप में अंकित होते थे। फिर दूसरा चरण आता है 5 एडी से 7 एडी तक। इसमें पत्थर का प्रयोग होने लगा था। बुद्ध की मूर्ति अंकित होने लगी थी। विहारों में बुद्ध की मानवकृत मूर्ति को दर्शाया जाने लगा था। फिर तीसरा चरण आता है 7 एडी से 10 एडी तक का। इसमें बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों के साक्ष्य मिलते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अजंता और एलोरा गुफाओं की बात करते हैं। सबसे पहले हैं अजंता की गुफाएं। इनका निर्माण 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य हुआ था। याद रखिएगा, अजंता गुफाओं में सिर्फ बौद्ध धर्म की गुफाएं थीं। यहाँ पर 29 टोटल गुफाएं हैं, जिसमें से 25 विहार हैं और 4 चैत्य हैं। अजंता गुफाओं का वर्णन ह्वेनसांग और फाहियान द्वारा किया गया है। इन गुफाओं में आंगन नहीं होते थे। बाघर नदी के किनारे स्थित है अजंता गुफाएं और ये गुफाएं अर्धचंद्राकार आकार में स्थित हैं। यहाँ हमें पूर्णतः बुद्ध वास्तुकला देखने मिलती है। इन गुफाओं के निर्माण के भी 2 चरण हैं। पहला चरण है 2 ईसा पूर्व से 2 ईस्वी के मध्य तक का। इस समय सातवाहन राजाओं ने यहाँ पर गुफाओं का निर्माण कराया था। यहाँ पर सातवाहनों के द्वारा गुफा नंबर 9, 10, 12, 13 तथा 15A का निर्माण करवाया गया है। और यहाँ पर बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का प्रतिनिधित्व देखने मिलता है, जहाँ पर स्तूपों पर बल दिया गया था और गुफाओं में अलंकरण नहीं देखने मिलता है। आगे दूसरा चरण आता है 4 एडी से 7 एडी के मध्य। इस समय वाकाटक वंश का शासन था। यहाँ राजा हरिशेन ने 460 से 480 ईस्वी के मध्य गुफाओं का निर्माण कराया। वाकाटक वंश ने अजंता में गुफा नंबर 1 से लेकर 8 तक, गुफा नंबर 11, गुफा नंबर 14 और गुफा नंबर 29 का निर्माण कराया था। वाकाटक वंश की अजंता गुफाओं की विशेषताएं इस प्रकार थीं कि यहाँ भित्ति चित्र होते थे। दीवारों पर चित्रण के लिए फ्रैक्सो विधि का उपयोग किया जाता था। नीले रंग का प्रयोग नहीं होता था। वाकाटक वंश द्वारा निर्मित 2 प्रमुख पेंटिंग्स हैं। मरणासन राजकुमारी की पेंटिंग जो गुफा नंबर 16 में है और उड़ने वाली अप्सराओं की पेंटिंग जो गुफा नंबर 17 में है। तो ये बातें थी अजंता की गुफाओं के बारे में। अब आगे बात करते हैं एलोरा गुफाओं के बारे में, जिनका निर्माण 6 एडी से 9 एडी के मध्य हुआ था। यहाँ पर टोटल 34 गुफाएं हैं और यह सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म यहाँ देखने मिलते हैं। ये अजंता के बाद बनी हुई गुफाएं हैं, मतलब अजंता गुफाओं का निर्माण पहले हो चुका था। एलोरा की गुफाओं में सबसे फेमस है गुफा नंबर 16, जो कैलाश मंदिर के लिए फेमस है। अब एलोरा में अलग अलग धर्मों से संबंधित कौन कौन सी गुफाएं हैं? तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित 16 गुफाएं हैं, जो गुफा नंबर 13 से गुफा नंबर 29 के मध्य स्थित हैं। फिर यहाँ आगे बौद्ध धर्म की 12 गुफाएं उपस्थित हैं, जो कि गुफा नंबर 1 से लेकर 12 तक की गुफाएं हैं।
फिर एलोरा में जैन धर्म की 4 गुफाएं उपस्थित हैं, जो गुफा नंबर 30 से लेकर 34 तक की हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण भी अलग अलग शासकों ने करवाया। जैसे कलचुरी शासन ने गुफा नंबर 17 से गुफा नंबर 29 की मध्य की गुफाओं का निर्माण कराया था। राष्ट्रकूट शासकों ने गुफा नंबर 14, 15 और 16 का निर्माण कराया था। चालुक्य वंश के शासकों ने गुफा नंबर 1 से लेकर 12 तक की गुफाओं का निर्माण कराया था, जो बौद्ध धर्म की हैं, और यादव वंश के शासकों ने जैन धर्म की गुफाओं का निर्माण कराया था। चलो अब एलोरा गुफाओं की कुछ महत्वपूर्ण गुफाओं की और बात करते हैं। यहाँ पर है गुफा नंबर 16, जो एक कैलाश मंदिर है। इसमें द्रविड़ शैली का शिखर मौजूद है। गुफा नंबर 16 मतलब कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। ये एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, मतलब जो एक विशाल प्रस्तर खंड से बना हुआ है। यहाँ 2 मंजिला द्वार उपस्थित है। यहाँ पर नंदी मंडप भी उपस्थित है। कैलाश मंदिर का आंगन यू आकार का है। इसके अंदर वैष्णव धर्म, शैव धर्म आदि से संबंधित मूर्तियां बनी हुई हैं। कैलाश मंदिर को पट्टिकल के विरूपाक्ष मंदिर की तरह बनाया गया है। इसमें पंचायतन शैली का प्रयोग किया गया है, जिसमें बीच में एक मुख्य मंदिर होता है और आसपास 4 मंदिर बने हुए होते हैं। ये 5 मंदिरों का समूह होता है। इसे कैलाश मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि रावण का कैलाश पर्वत को उठाते हुए यहाँ पर दीवारों पर उकेरा गया है। ये था एलोरा का गुफा नंबर 16 कैलाश मंदिर। आगे गुफा नंबर 15 है दशावतार गुफा। यह हिंदू धर्म का मंदिर है, जिसमें नृत्य मंडप उपस्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित गुफा है। फिर गुफा नंबर 14 है रावण खाई गुफा, जिसे राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित किया गया था। इसके बाद गुफा नंबर 21 है रामेश्वरम गुफा। यहाँ गंगा यमुना देवी को प्रवेश द्वार में दर्शाया गया है। इसके अलावा गुफा नंबर 25 है कुंभवदा। गुफा नंबर 27 है गोपी लेना। गुफा नंबर 22 है नीलकंठ। गुफा नंबर 29 है घुमार लेना। और यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख गुफा है विश्वकर्मा गुफा। यह एक चैत्य है जिसमें बुद्ध की प्रतिमा मौजूद है और यह 2 मंजिला गुफा है। तो ये सारी गुफाएं थी एलोरा की गुफाएं। अब कुछ अन्य गुफाओं की बात करते हैं, जिसमें पहली है जूनागढ़ की गुफा। जूनागढ़ की गुफाएं भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह सम्राट अशोक के अवधि में ही बनवाई गई थी, 1 एडी से 4 एडी के मध्य। इसमें कुछ अलग अलग गुफाएं हैं। खपरा कोडिया की गुफा, जिसमें अलंकरण नहीं है और यह सुदर्शन झील के समीप स्थित है। दूसरी है बाबा प्यारे गुफा, जिसमें बौद्ध और जैन कलाकृतियां मिलती हैं। यह सातवाहन शासकों द्वारा 1 एडी में बनवाया गया था। तीसरी है ऊपरकोट गुफा, जिसे 3 एडी में ग्रेको शीथियन शैली में बनाया गया था। ये 3 स्तरों वाली गुफा है। ये थी जूनागढ़ शैली की गुफाएं। आगे आती हैं बाघ गुफाएं, जो 5 एडी से 6 एडी के मध्य बनी थी। इन्हें सातवाहन राजाओं द्वारा बनाया गया था और इसमें सभी गुफाएं विहार हैं और सिर्फ एक चैत्य मौजूद है। मतलब स्पष्ट है कि यह गुफाएं बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। बाघ गुफाएं अजंता से समांतर रखती हैं। इसमें गुफा नंबर 4 रंग महल है, जिसमें सुंदर चित्र अंकित हैं। बाघ गुफा में चित्रकला के लिए टेम्परा विधि को अपनाया गया है और चित्रों में भौतिकवाद को बल दिया गया है। ये थी मध्य प्रदेश में स्थित बाघ गुफाएं। आगे आती हैं एलिफेंटा की गुफाएं, जिन्हें पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है। एलिफेंटा द्वीप में महाराष्ट्र में स्थित हैं। ये एलिफेंटा की गुफाएं बौद्ध और शैव धर्म से संबंधित हैं। यहाँ पर राष्ट्रकूटों ने शैव संप्रदाय की त्रिमूर्ति का निर्माण कराया था। बौद्ध धर्म की यहाँ पर कम गुफाएं मिलती हैं। एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज की मूर्ति, अर्धनारेश्वर की मूर्ति, कल्याण संदारा जिसमें शिव पार्वती विवाह को दर्शाया गया है, शिव अंडाका की हत्या करती हुई मूर्ति और स्तंभों में चतुर्भुजी द्वारपाल की मूर्ति देखने मिलती है। ये है एलिफेंटा की गुफाएं, जिसमें ज़्यादातर शैव संप्रदाय से संबंधित हैं और सिर्फ कुछ ही गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसके बाद आती है उंडावल्ली गुफा। यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर में स्थित है। ये काले ग्रेनाइट से निर्मित गुफाएं हैं, जिन्हें 7वीं सदी में निर्मित किया गया है। यहाँ पर विष्णु की मूर्ति पद्मनाभ स्वामी के नाम से विख्यात है। गुंटूर की उंडावल्ली गुफाएं 5 मंजिला इमारत हैं। इसके बाद है एलडी पट्टम गुफा, जो सित्तनवसल में स्थित है। सित्तनवसल कहाँ है? तमिलनाडु में। सित्तनवसल की पेंटिंग भी फेमस है, याद रखिएगा। एलडी पट्टम गुफा 8 एडी में बनी थी। यहाँ पर ब्राह्मी लिपि और जैनाश्रय देखने मिलते हैं और साथ ही तमिल भाषा में शिलालेख भी देखने मिलते हैं। तो ये थी हमारे भारत की गुफा वास्तुकला।
चलिए अब अगले टॉपिक में बात करते हैं मूर्ति कला के बारे में। मूर्ति कला की हमें 3 शैलियाँ देखने मिलेंगी। पहली गांधार कला, दूसरी मथुरा कला और तीसरी अमरावती कला। देखते हैं ये कौन कौन सी कलाएँ थीं। तो सबसे पहले गांधार मूर्ति कला की बात कर लें तो गांधार क्षेत्र में समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृति के लोगों का आगमन हुआ था। प्राचीन काल में इंडो ग्रीक, शक और कुषाण जैसे विदेशी वंशों का शासन स्थापित रहा यहाँ। इसीलिए मिली जुली संस्कृति का विकास हुआ था, जिसका प्रभाव यहाँ की मूर्ति कला में भी देखने मिलता है। गांधार कला हेलेनिस्टिक कला का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब जो गांधार मूर्ति कला है उसमें हमें यूनान की मूल हेलेनिक कला का प्रतिनिधित्व देखने मिलेगा। हुआ क्या था कि हेलेनिक कला है यूनान की, लेकिन वो जब स्थानीय कलाओं से मिलजुल कर नई कला को जन्म देती है तो उस नई कला को हेलेनिस्टिक कला कहा गया। हेलेनिक और हेलेनिस्टिक 2 अलग अलग नाम है, लेकिन इसे सिर्फ हेलेनिस्टिक कला नहीं कहते, क्योंकि क्या हुआ था कि यूनान पर जब रोम का नियंत्रण हो गया था ना, तो इस कला शैली में रोम कला के तत्व भी मौजूद हो गए थे। इसीलिए इसे ग्रीक रोमन कला भी कहा जाता है, जिसे भारत में गांधार कला के अंतर्गत देखा जाता है। तो गांधार कला के कितने नाम हो गए? पहला हेलेनिस्टिक कला और फिर ग्रीक रोमन कला। चलिए और जानते हैं गांधार कला के बारे में। तो जो यूनानी साम्राज्य है ना, वह मनुष्य को विश्व की सर्वोत्कृष्ट रचना मानता है, इसलिए मनुष्य के सौंदर्य और पूर्ण चित्रण पर बल देता है। अब यूनानी कलाकारों को मानवीय शारीरिक अंगों का सूक्ष्म ज्ञान होता है और इसलिए यूनानी कलाकार मूर्तियों में भाव, भंगिमा और गति लाने का प्रयास करते थे। इसीलिए गांधार कला में सौंदर्य प्रदर्शन के लिए नग्न मूर्तियों के निर्माण के जगह पारदर्शी वस्त्रों के प्रयोग की अधिकता देखने मिलती है। इसी तरह यूनानी कलाकार यहाँ की शारीरिक सौंदर्यता का प्रदर्शन करते थे और मूर्ति निर्माण में केश विन्यास को आकर्षक बनाते थे। अब गांधार कला में यूनानी प्रभाव तो देखने मिलता है, लेकिन इसकी जो विषय वस्तु थी वह भारतीय थी, क्योंकि गांधार कला में हमें बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्ति देखने मिलती हैं, जिसमें रोमन और यूनानी कला के तत्व शामिल हैं और इसीलिए इसे ग्रीक रोमन या ग्रीक बुद्धिस्ट कला के नाम से जाना जाता है। अब भारत में रोम और यूनानी कला का प्रदर्शन क्यों देखने मिलता है? क्योंकि कुषाणों के काल में ना भारत के रोम से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। अब ये तो हो गया बैकग्राउंड गांधार वास्तुकला का, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि गांधार वास्तुकला की विशेषताएं कौन कौन सी थीं। ये कला यथार्थवादी है। इसमें मानव शरीर और संरचना का स्पष्ट अंकन किया गया है। इसमें मांसपेशियों का अंकन है और बालों के अलंकरण को भी विशेष महत्व दिया गया है, जो यूनानी देवता अपोलो के समान दिखाई पड़ता है। कहीं कहीं मूर्तियों में सिर के बालों को पीछे मोड़कर बांधा हुआ दिखाया गया है। मूर्तियों में स्थित वस्त्रों को उनकी सिलवटों के साथ दर्शाया गया है। ये मूर्तियों में सौंदर्य की प्रधानता को दिखाता है। गांधार कला में मूर्तियों का निर्माण नीले भूरे रंग की चट्टानों से किया गया है। इस कला में मुख्य संरक्षक शक और कुषाण है और गांधार कला का मुख्य केंद्र तक्षशिला, जलालाबाद, बामियान, हड्डा आदि क्षेत्र हैं। इन विशेषताओं के बाद देखते हैं कि गांधार कला में विदेशी प्रभाव किस तरह से रहा। तो गांधार कला में बुद्ध की मूर्ति यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गई है। बाल घुंघराले हैं और पैरों में पादुकाएं पहने हुए दिखाया गया है। शारीरिक सौंदर्य पर भी विशेष बल है, जो सिर्फ हमें यूनानी और रोम कला में देखने मिलता है। लेकिन इतनी सारी विदेशी विशेषताएं होने के बाद भी इन्हें पूर्णतः विदेशी कला नहीं कह सकते, क्योंकि गांधार कला की विषय वस्तु तो भारतीय है ना, और मूर्तियों में बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की अवस्था, उपदेश देने की अवस्था आदि में दिखाया गया है और इसीलिए कहा जाता है कि गांधार कलाकारों के पास यूनानियों का हाथ था, लेकिन दिल तो हिंदुस्तानी ही था ना। अब अगली मूर्तिकला शैली है मथुरा कला शैली। ये कला मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में मूर्ति निर्माण की शैली के रूप में विकसित हुई। मथुरा मूर्ति कला के संरक्षक कुषाणों को माना जाता है। ये मूलतः स्वदेशी कला के रूप में जानी जाती है। मथुरा कला आदर्शवादी कला का प्रतिनिधित्व करती है। इसके तहत ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां बनाई गई थीं। मथुरा कला की मूर्तियों में सिर के बाल और चेहरे पर दाढ़ी नहीं है तथा वस्त्रों की झालरें हाथों में मौजूद हैं और बुद्ध का लेफ्ट हैंड या बायां हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है। मथुरा कला में बुद्ध की मूर्ति में प्रभा मंडल चमकदार बनाया गया है। यहाँ पर मूर्तियों का निर्माण मथुरा के आसपास लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। मथुरा के कंकाली टीला क्षेत्र में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ मिली हैं। इनमें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को सांप के साथ दर्शाया गया है।
इसी तरह मथुरा से कुषाण शासक कनिष्क की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। अब भरहूत सांची में स्थित यक्ष की जो मूर्ति है ना, वह मथुरा कला की पूर्वज की मूर्ति कहलाती है। मतलब इनमें समानता देखी गई है। मथुरा कला में सामान्यतः बैठे और खड़े बुद्ध की मूर्तियां हैं और इसमें आध्यात्मिक पक्ष पर जोर नहीं दिया गया है, बल्कि यहाँ पर बौद्ध धर्म तथा लोक जीवन पर बल है। मथुरा कला में मुख्यतः सिंहासन पर मूर्ति, पद्मासन वाली मूर्ति जिसमें दायां हाथ अभय मुद्रा में है और बायां हाथ जांघ पर है। मूर्तियों में वस्त्र पर सिलवटें हैं और माथे पर उभार है। आभा मंडल और अलंकरण बढ़ा हुआ दिखाई देता है जो भारतीय कला शैली को दर्शाता है। यहाँ पर तंग पोशाक और ऊर्जावान शरीर तथा विनम्र भाव लिए हुए मूर्तियों को दर्शाया गया है। अब इससे पहले जो गांधार मूर्ति कला देखी थी ना हमने, उसकी कुछ और भी विशेषताएं हैं। याद रखिएगा कि गांधार मूर्ति कला सिर्फ बुद्ध धर्म से संबंधित है। ब्राह्मण और जैन मूर्तियां यहाँ नहीं मिली है। गांधार कला में ग्रीक पक्ष में बाहरी भाव, मुख, वस्त्र, केश, बड़ा माथा, बड़े कान और हष्टपुष्ट शरीर दिखाया गया है तथा भारतीय पक्ष में योग मुद्रा, आधी आंख बंद और माथे पर उभार दिखाया गया है। साथ ही भूरे धूसर पत्थरों का प्रयोग मिलता है और यहाँ मूर्ति में मूंछें और मोटे होंठ मिलते हैं। भगवान मूर्ति की गांधार कला में 4 मुद्राएं दिखाई गई हैं। पहली है अभय मुद्रा जो कहती है डरो मत। दूसरी है ध्यान मुद्रा जो ध्यान करने की बात करती है। तीसरी है धर्म चक्र मुद्रा जो उपदेश को दर्शाती है और चौथी है भूमि स्पर्श मुद्रा। गांधार कला में कमल के ऊपर बैठी हुई मूर्ति भी मिलती है। तो ये सारी बातें थी गांधार और मथुरा मूर्ति कला के बारे में। अब देखते हैं अमरावती मूर्ति कला शैली को। इसका विकास कृष्णा और गोदावरी घाटी में 150 से 350 ईस्वी के बीच हुआ। इस कला के संरक्षक सातवाहन वंश तथा इक्ष्वाकु वंश के शासकों को माना जाता है। इसमें संगमरमर से मूर्तियों का निर्माण होता था और अलंकरण पर विशेष बल दिया जाता था। अमरावती स्तूप में बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं में वर्णित घटनाओं को उभारदार शैली में अंकित किया गया है। यहाँ बुद्ध द्वारा हाथियों के समूह को वश में करते हुए दिखाया गया है। अमरावती कला के प्रमुख केंद्र हैं नागार्जुनी कोंडा, घंटशाल, जगैया पेट्टा और गोली। अमरावती मूर्ति कला में ना बुद्ध का चित्रण प्रतीकों के रूप में हुआ है। अमरावती मूर्ति कला सबसे पुरानी मूर्ति कला शैली मानी जाती है। यहाँ पर कोमलता और भाव भंगिमा दार्शनिक हैं। अनेक दृश्य एक साथ अंकित किए गए हैं। यहाँ गांधार कला का बिल्कुल भी प्रभाव देखने नहीं मिलता। अमरावती मूर्ति कला में मूर्तियां त्रिभंग मुद्रा में हैं। अब देख लेते हैं कि गांधार, मथुरा और अमरावती तीनों मूर्ति कला शैलियों में क्या क्या अंतर है। तो जहां गांधार कला में बाहरी प्रभाव है, वहीं मथुरा और अमरावती शैली में ये प्रभाव नहीं देखने मिलता। गांधार कला में ग्रे सैंड स्टोन का प्रयोग होता है, मथुरा कला में रेड सैंड स्टोन का और अमरावती कला में वाइट सैंड स्टोन का। गांधार कला बौद्ध धर्म से संबंधित है, मथुरा कला बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म से संबंधित है और अमरावती कला भी तीनों धर्म से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर बौद्ध धर्म की अधिकता देखने मिलती है। गांधार कला में आध्यात्मिक बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो के समान दिखाया गया है। मथुरा कला में प्रसन्न बुद्ध दिखे हैं जिसे यक्ष के समान माना गया है और अमरावती कला में मूर्तियों को वर्णात्मक बुद्ध के रूप में दर्शाया गया है। गांधार कला में दाढ़ी, मूछें, आंखें बंद किए हुए बड़े कान वाले और योगी मुद्रा में बुद्ध को दिखाया गया है जो आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। तो वहीं मथुरा कला शैली में मर्दाना रूप में चेहरे पर विनम्रता, ऊर्जावान शरीर, तंग पोशाक और पद्मासन की अवस्था में दिखाया गया है। अमरावती कला शैली जातक कथाओं का वर्णन करती है। ये थे अंतर तीनों कला शैलियों में। अब यहीं पर ना पाल मूर्ति कला शैली भी देखने मिलती है। ये बंगाल में पाल शासकों के अंतर्गत मूर्ति निर्माण की शैली है। पाल शैली में मुख्यतः कांसे और पत्थर से मूर्तियां बनाई जाती थीं। मूर्तियों को प्रायः आभूषणों से ढका जाता था। इनमें ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां बनाई गई हैं। चलिए अब अगला टॉपिक लेते हैं वस्त्र निर्माण कला शैली। इसमें विभिन्न वस्त्र निर्माण की शैलियों या तकनीकों की बात करते हैं। सबसे पहले है जामदानी तकनीक। जामदानी तकनीक में बुने हुए सूती वस्त्रों में आकर्षक डिजाइन बनाए जाते हैं। बुनकर इसमें सफ़ेद पृष्ठभूमि में हल्का रंगीन पैटर्न डालकर साड़ी बनाते हैं। जामदानी तकनीक के मुख्य 2 उदाहरण हैं। पहला मणिपुर की मोंगरफी साड़ी और तमिलनाडु में कोडियाल करूपार साड़ी। इसके बाद है पैठनी तकनीक।
जो कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पैठन में बनाई गई सिल्क की साड़ियों के अंतर्गत देखी जा सकती है। इसमें जरी का प्रयोग देखने मिलता है। जरी मतलब सोने चांदी जैसे महीन धागों का प्रयोग देखने मिलता है। अब ये पैठनी जो है वह अजंता गुफाओं के निकट स्थित है, इसलिए इसमें बौद्ध चित्रकला शैली का प्रभाव भी देखने मिलता है। साथ ही चित्रों में हंस, कमल के फूल, हाथी का अंकन आदि मिलता है। पैठनी तकनीकी के प्रमुख उदाहरण हैं कर्नाटक की इलकाल साड़ी, आंध्र प्रदेश का नारायण पेट वस्त्र, तमिलनाडु की कांचीवरम साड़ी और उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी। अगली तकनीक है बालूचरी तकनीक। बालूचरी टेक्नोलॉजी जरी लगाने की चीनी टेक्नोलॉजी तचोई पर आधारित है। बालूचरी तकनीक को बंगाल के मुर्शिदाबाद के बालूचर में बुनकरों ने प्रारंभ किया था। बालूचरी टेक्नोलॉजी में वस्त्रों पर मंदिर के कथानकों को अंकित किया जाता है, मतलब वस्त्रों पर पौराणिक कथानक देखने मिलते हैं। इस दृष्टि से इसे हिंदू कला का रूप माना जाता है। यहाँ पर साड़ी, दुपट्टे, तौलिए आदि का अंकन प्रमुखता से होता है। आगे आती है बांधेज या बांधनी टेक्नोलॉजी। इस तकनीकी शैली में विभिन्न रंगों का प्रयोग होता है। धागों को विभिन्न बिंदुओं से बांधकर वस्त्र बनाए जाते हैं। यह राजस्थान और गुजरात में वस्त्र निर्माण कला की शैली अत्यंत प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में बांधेज या बांधनी तकनीकी को चिल्का कहते हैं। आगे आती है बाटिक टेक्नोलॉजी या बाटिक तकनीकी। यह कपड़ों पर छपाई की मुख्य तकनीकी है। इसमें सांचे वाले लकड़ी के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। वैश्विक स्तर पर यह सर्वप्रथम इंडोनेशिया में प्रारंभ हुई। इसी से जुड़ी हुई सौराष्ट्र की हीर टेक्नोलॉजी प्रसिद्ध है, जिसमें रेशमी वस्त्रों पर आकर्षक ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती हैं। तो ये 5 तकनीकी हैं: जामदानी, पैठनी, बालूचरी, बांधनी और बाटिक टेक्नोलॉजी, जो वस्त्र निर्माण कला की तकनीकी हैं। अब विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थित प्रमुख वस्त्रों, उनके नाम और उत्पादन केंद्रों की बात कर लेते हैं। पहला कसूती वस्त्र कर्नाटक में धागों के प्रयोग से बनाया गया एक झालदार वस्त्र है। कानी वस्त्र कश्मीर की पश्मीना शॉल का एक रूप है। तुशुंग कोटेपस नागालैंड में सैनिकों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शॉल है। नवलगुंड तमिलनाडु में रेशम से बनने वाली एक दरी है। चंदेरी या महेश्वरी मध्य प्रदेश की साड़ियों का प्रमुख केंद्र है। संबलपुरी साड़ी उड़ीसा में बनती है। पटोला सिल्क गुजरात का पाटन शहर पटोला सिल्क के लिए फेमस है। किमख्वाब रेशम पर सोने चांदी के धागों से बना हुआ वस्त्र है तथा किमख्वाब का प्रमुख केंद्र बनारस है। सुआकुची यह असम में रेशम उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। कलमकारी यह सूती वस्त्रों पर हाथ से बनाई जाने वाली पेंटिंग या चित्रकला है। इसमें विभिन्न रंगों का प्रयोग वस्त्रों पर आकृति बनाने के लिए किया जाता है। इसका विकास भारत के आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ। फिर आगे है बोमकई, जो उड़ीसा की प्रमुख साड़ी है। कवानिस केरल में सुनहरे किनारे वाली साड़ी है। इसे शुभ अवसरों पर पहना जाता है। जमावर यह कश्मीरी शॉल है। वाफ्ता रेशम के वस्त्रों पर सोने से की गई कारीगरी है। फिरन एक कश्मीरी वस्त्र है और अत्यंत महंगा होता है यह। इसे स्त्री और पुरुष दोनों पहनते हैं। चीवर एक साधु, सन्यासी और भिक्षुओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। जरदोजी रेशमी वस्त्र पर सोने से की गई कढ़ाई को कहते हैं। अक्सी कश्मीर में वस्त्रों पर कढ़ाई करने को अक्सी कहा जाता है। फुलवारी पंजाब हरियाणा क्षेत्र में अलंकृत वस्त्रों को फुलवारी कहते हैं। चंबा रुमाल हिमाचल प्रदेश में मिलती है। चिकन वस्त्र पर कढ़ाई और कसीदकारी या सजावट की शैली है। चिकन शब्द फारसी भाषा के चाकिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कसीदकारी करना या वेलवेट बनाना। इसे बेगम नूर जहां ने विकसित किया था। तो ये थे प्रमुख प्रसिद्ध वस्त्र। अब लास्ट ईयर मैंने आर्ट एंड कल्चर का एक लेक्चर बनाया था, जिसमें विभिन्न स्थानों पर फेमस वस्त्र जो कि न्यूज़ में थे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और विभिन्न निर्माण शैलियों की बात करते हैं, जिसमें हमने कांच निर्माण की शैली, हाथी दांत की शैली, चर्म सामग्रियां, मृत भांड निर्माण शैली आदि को देखना है। सबसे पहले कांच निर्माण सामग्रियों की बात करते हैं। इसमें प्राचीन काल में कांच की सामग्रियों के निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य हमें गंगा घाटी से मिलता है। इसका उपयोग मनकों के निर्माण में होता था। दक्षिण भारत में ताम्र पाषाण कालीन स्थल मास्की से कांच के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। कांच की चूड़ियों के लिए हैदराबाद प्रसिद्ध है। यहाँ कांच की चूड़ियों को चूड़िक जोदास कहा जाता है।
इसी तरह उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश में ही सहारनपुर में कांच से निर्मित बच्चों के खिलौने को पंचकोरा कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हाथीदांत से निर्मित सामग्रियों की। तो प्राचीन काल में हड़प्पा के दौरान हाथीदांत से विभिन्न वस्तुएं जैसे कंघी, स्केल आदि का निर्माण किया जाता था। केरल हाथीदांत पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं जोधपुर में हाथीदांत से बनी चूड़ियां प्रसिद्ध हैं। आगे चर्म या चमड़े से बनी हुई सामग्रियों की बात करते हैं। तो चर्म निर्माण का सबसे बड़ा बाजार राजस्थान है। यहाँ विभिन्न प्रकार के चर्म सामग्रियों के निर्माण के लिए ऊंट के चमड़े का प्रयोग होता है। उत्तर प्रदेश का कानपुर भी इसी कार्य के लिए फेमस है। चमड़े पर सजावट की एक शैली बीकानेर से संबंधित है, जिसे मनौती कला कहते हैं। अब आज के लास्ट टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट तकनीकी मतलब मृतभांड के निर्माण की तकनीकी की बात करते हैं। प्राचीन भारत में मृतभांड निर्माण की प्रक्रिया दिखाई देती है, जिसके तहत धूसर मृतभांड, चित्रित मृतभांड, उत्तरी काले पॉलिशदार मृतभांड आदि उल्लेखनीय है। आइए अब देखते हैं मृतभांड के निर्माण की कुछ पद्धतियाँ। इसमें पहला आता है चमक रहित मृतभांड। ये हाथों से निर्मित साधारण मिट्टी के बर्तन हैं। इसके बाद आते हैं चमकदार मृतभांड। यह पतली मिट्टी की परत से बनाए जाते थे और चाक पर निर्मित होते थे। इन बर्तनों में प्रायः चित्रण भी होता था, जो अपेक्षाकृत महंगे होते थे। इसके बाद तीसरा टाइप आता है स्क्वायर फिटो टेक्नोलॉजी के मृतभांड। इसमें काले और लाल रंग के मिश्रण बनाकर मृतभांडों का निर्माण होता है और इसके ऊपर चित्रकारी भी की जाती है। चलिए जानते हैं हमारे इतिहास में या भारतीयों के लिए मृतभांडों का महत्व क्या है। मृतभांड प्राचीन भारतीयों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विश्वास को जानने में सहायक हैं। इनका निर्माण कृषि के विकास और मानव के स्थायी जीवन को सूचित करता है। मृतभांड सामाजिक आर्थिक विषमता को भी सूचित करते हैं, इसीलिए पॉलिशदार मृतभांड समाज में उच्च वर्ग की स्थिति को दर्शाते हैं। मृतभांडों पर अंकित चित्र समाज के स्वरूप को उद्घाटित करते हैं। इन मृतभांडों में वस्तुओं को रखकर मानव के साथ दफनाए जाने से समाज में पारलौकिक जीवन में विश्वास का पता भी चलता है। अब ये मृतभांडों के बारे में तो बता दिया मैंने, लेकिन अब गूगल पर जाइए, होमवर्क है आपका कि सर्च कीजिए कि किस किस काल में कौन कौन से मृतभांड फेमस थे। काले धूसर मृतभांड किस में फेमस थे और लाल चित्रित मृतभांड किस काल में फेमस थे। तो बस आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो भारतीय चित्रकला शैली के साथ आर्ट एंड कल्चर के अन्य टॉपिक्स की बात करेंगे। हो सकता है नृत्य कला की भी बात कर लें हम। तो आने वाले लेक्चर की अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बहुत कुछ आना बाकी है अभी के लिए चलता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।